जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम अदृश्य चेहरा लेकर के आप सामने हैं, अर्थात हमारा चेहरा आपको दिखाई नहीं देने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पेज के माध्यम से आज क्लास करेंगे। कुछ दिक्कतें आ गई है, इसी वजह से हम चेहरा लेकर नहीं आ पाए हैं सामने। तो आज हम लोग जो अध्याय शुरू करने वाले हैं वो अध्याय प्रकाश का आवर्तन और लेंस, यानी ऐसा कहिए एनसीईआरटी में ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक अध्याय साथ करके दिया गया है। लेकिन जब हम लोग भारतीय भवन की बात करते हैं तो भारतीय भवन में ये अलग अलग करके दिया रहता है, 2 अध्याय करके, और अच्छा खासा क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन को, और बड़ी बारीकी से पढ़िएगा। आज हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं अपवर्तन से। सिलेक्टेड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, मुख्य रूप से 12-13 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी में ये पूरा अध्याय हम लोग कवर करने वाले हैं। मात्र एक वीडियो में हम लोग पूरा अध्याय पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले क्वेश्चन ये रहा हम लोगों के सामने, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। चलिए तो पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस अध्याय का जानेंगे अपवर्तन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपवर्तन अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन किसे कहेंगे? इससे पहले के वीडियो में हम लोग देखे थे कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन में कोई किरणें सतह से टकराकर वापस फिर उसी माध्यम में लौट जाती थी। लेकिन इसमें हम लोग अपवर्तन में देखेंगे अलग अलग माध्यम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम एक चिन्ह दे देते हैं, इससे ऊपर एक माध्यम है, इससे नीचे एक माध्यम है। तो अपवर्तन कहता क्या है कि अगर हम लोग प्रकाश की किरणों को किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेकर के आएंगे, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। किरण सीधा रहती, ये सतह है, बांटने वाला सतह। थोड़ा सा हम लोग फिर से, अब आगे सही जगह पर हम लोग, ये एक प्रकाश की किरणें हैं, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। जहाँ पर किरणें आकर के छूती है सतह को, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और ऊपर से आने वाली किरण को हम लोग क्या नाम देंगे? आपतित किरण। फिर जिस बिंदु पर छुआ वहाँ पर हम लोग एक लंब खींच देते हैं, लंब खींच दिए। इस लंब को हम लोग नाम देंगे अभिलंब। क्या नाम देंगे? अभिलंब। इसमें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अभिलंब। फिर एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, थोड़ा सा विचलन आएगा, इसमें थोड़ा सा विचलन आएगा। इस किरण को हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण हम लोग क्या नाम देंगे इसका? अपवर्तित किरण। और ये हम लोगों का है आपतित किरण। ये है हम लोगों का आपतित किरण। तो परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं कि जब कोई किरण या प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से हल्का विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये सीधे, लेकिन हल्का सा ये अपने पहले वाले पथ से मुड़ गई, तो इसे ही हम लोग अपवर्तन कहते हैं। अर्थात अपवर्तन वो घटना है
जिसमें प्रकाश की किरणें जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहेंगे? अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद है कि परिभाषा आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि अपवर्तन क्या है। इससे ऊपर एक माध्यम, इससे नीचे एक माध्यम, कोई प्रकाश की किरणें आएगी, सतह पर टकराएगी। टकराने के बाद यहाँ हम लोग एक अभिलंब खींच देते हैं। टकराने के बाद अपने पहले वाले, इसको जाना चाहिए इसे सीधा, लेकिन अपने पहले वाले पथ से हल्का क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। यही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। हम अब यहाँ पर बात आई माध्यम की, तो थोड़ा सा माध्यम को लेकर के हम लोग समझते हैं। माध्यम एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है। तो विरल माध्यम जहाँ पर प्रकाश की चाल अधिक होगा वह विरल माध्यम होगा, जहाँ पर प्रकाश की चाल कम होगा वह सघन माध्यम होगा। तो चलते हैं, दो स्थिति देखते हैं। एक ये हम लोग ले लेते हैं, ये कंडीशन बनेगा कि आपतित किरण सतह पर पड़ने के बाद अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर आएगा। जाना चाहिए इसको इसे, लेकिन आया अभिलंब की ओर। एक ये स्थिति है और एक ये स्थिति है। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। ये अभिलंब से किरण को जाना चाहिए इसे, लेकिन हल्का सा ये अभिलंब से दूर हटेगा। तो दो स्थिति है, ये दोनों स्थिति को हम लोग समझते हैं। पहला स्थिति जो है, इसमें प्रकाश विरल से सघन में जा रही है। कहाँ जा रही? सघन में जा रही है। और दूसरा में सघन से विरल में जा रही है। विरल में जा रही है, समझिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वह क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वहीं पे जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो क्या होता है? तो जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये था इस अध्याय का थोड़ा सा जानकारी। इसमें कई बार क्वेश्चन जो पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखिए। तो अगर प्रकाश का अपवर्तन पूछा जाए तो आसानी से हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना पर आधारित बहुत सारे घटनाएं घटित होती है, जैसे पानी में रखे हुए सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, स्वच्छ पानी में रखे छड़ टेढ़ा प्रतीत होना, ये सभी अपवर्तन की घटना के कारण ही हो पाते हैं। तो चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा अध्याय का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं पहली क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, प्रकाश के कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। परिभाषा हम लोग देख लिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? 2015 में पूछा गया है, 16 में, 19 में, 24 में। तो इससे स्पष्ट हो रही है कि यह क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं।
जैसे हम लोग पढ़े थे कि परावर्तन के भी दो नियम, उसी तरह अपवर्तन के भी क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण। यहाँ पर परावर्तित नहीं होगा, यहाँ पर अपवर्तन की क्रिया हो रही है तो क्या होगा, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी वही बात, थोड़ा सा हम लोग ऊपर आते हैं, इसको समझते हैं। ये यहाँ आया, ये आपतित किरण हुई, इस पर अभिलंब खींच देंगे आपतन बिंदु पर। फिर अगर मान लीजिए ये विरल माध्यम है और ये सघन है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, विचलन हो गया, जाना चाहिए इसे, विचलन हो गया। तो यही क्या कह रहा है कि आपतित किरण, और इस किरण को हम लोग नाम देंगे अपवर्तित, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो हम लोगों को पहला नियम समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया निष्पत्ति एक स्थिर अंक होता, अर्थात कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक या निश्चित अंक होता है। अर्थात हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। ये हुआ आपतन कोण की जया का मतलब होता साइन, और ये हुआ अपवर्तन कोण की जया का मान एक स्थिरांक होता है। और इसे ही हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका स्पेशल में इसका क्वेश्चन बना कर दे दिया जाता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को दे दे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे ही हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं। इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन सबको याद ही हो गया होगा। तो हम इसी आशा के साथ बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलते हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लेंस से। हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन किससे है, लेंस से। तो थोड़ा सा हम लोग लेंस का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। लेंस एक पारदर्शक सतह से बना हुआ आकृति है। तो जिसमें लेंस की बात करेंगे तो लेंस हम लोगों का लेंस दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक होते हैं उत्तल लेंस और एक होते हैं अवतल लेंस। तो ये हम लोग देखते हैं ये लेंस और एक होता है ये लेंस। इस लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और इस लेंस को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। तो इसकी परिभाषा कभी कभार पूछ देती है, तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं। उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो दोनों किनारों पर पतला, देखिए दोनों किनारों पर क्या है, पतला है, और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो वैसा लेंस जो दोनों किनारों पर पतला होते हैं और बीच में मोटा होते हैं, उस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। वहीं अगर बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस गौर से देखिएगा, बीच में वाला भाग इसका पतला होता है, पतला होता है। वहीं किनारे वाले भाग बीच वाले भाग की अपेक्षा क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि वह लेंस जो दोनों किनारों पर मोटा हो, कैसा हो, मोटा हो,
मोटा हो और बीच में क्या हो, पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। आई होप सबको ये भी परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन हम लोग का है उत्तल लेंस, ध्यान रखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट कर। सचित्र मतलब चित्र के साथ, ये 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बाद अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन की संभावना और भी ज़्यादा हो जाती है कि यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखते हैं, पहला कहता है अंतर कह रहा है ना, तो उत्तल और अवतल लेंस क्या होता है ये तो हम लोग समझ लिए। देखिए ये क्या है, उत्तल लेंस है और ये क्या है, अवतल लेंस है। पहला अंतर, उत्तल लेंस वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो दर्पण में हम लोग पढ़े थे, दर्पण में एक चीज़ यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, दर्पण और लेंस ये दोनों में व्युत्क्रम संबंध है गुण में। उत्तल दर्पण अवतल लेंस के बराबर होंगे, अवतल लेंस, वहीं अवतल दर्पण उत्तल लेंस के बराबर होंगे। अर्थात जो दर्पण में था जस्ट उसका उल्टा लेंस हो जाएगा, जो अवतल लेंस दर्पण में था उसका उल्टा उत्तल लेंस, उसका बराबर उत्तल लेंस में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कहता उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। याद करिए, हम आप लोगों को पढ़ाए थे दर्पण में कि अवतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक और आभासी बनाता था, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता था। अभी जो तुरंत हम लोग पढ़े, देखिए जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पर उत्तल लेंस, यहाँ पर क्या, उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाएंगे, जबकि अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। दूसरा अंतर देखते हैं हम लोग, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ भी उल्टा, दर्पण में हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। जस्ट यहाँ उल्टा हो जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें। नीचे फिगर दिया हुआ है, क्यों कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा है या होगा, तो आगे भी होगा क्वेश्चन हम लोगों का। उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं उत्तल लेंस को, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में आ रही प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर जमा करने की क्षमता होती है, या ऐसे कहें, उत्तल लेंस दूरस्थ वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके एक बिंदु पर एकत्रित कर देते हैं। इसी वजह से इसे कहा जाता है अभिसारी, मतलब एक जगह पर जमा करना। वहीं जस्ट इसका अपोजिट देखिएगा, अवतल लेंस में ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है हम लोगों का। अवतल लेंस का क्या गुण होता है, अवतल लेंस क्या करते हैं, अवतल लेंस दूरस्थ वस्तु से आ रही प्रकाश को अपवर्तित करके फैला देते हैं, बहुत ज़्यादा फैलाने का काम करते हैं। इसी वजह से इसे कहा जाता अपसारी, अर्थात फैला देने वाला लेंस। तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहते हैं। उम्मीद है सबको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, आ गया क्वेश्चन हम लोगों का, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। देखिए 2016 में पूछा गया है, 20 में फर्स्ट सेकेंड दोनों सीट में पूछा गया है। तो क्या हम लोग अभी नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े हैं। एक बार अब सिर्फ हम लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि समझ लिए हैं, लाइन बाय लाइन पढ़कर हम आपको समझा देते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि वह
आ रही प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देती है, जमा कर देती। देखिए ये आया, अपवर्तित हुआ, यहाँ आया, फिर आया, अपवर्तित होकर यहाँ आया, फिर ये केंद्र से जाएगा तो सीधा ही ये आया, यहाँ आ गया। तो यानी आ रहे अलग अलग बिंदु स्रोत की प्रकाश को एक ही बिंदु पर एकत्रित करती है। इसी कारण इसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। देख लेते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी अक्ष के समांतर चलने वाली सभी आपतित किरणें से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर संतृप्त होती है, मतलब जमा होती है। अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं इस अध्याय से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या पॉज करके लिख लेंगे इसको। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग ऊपर लेकर चलते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, ऊपर ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। अब थोड़ा सा देखते हैं एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है भाई, हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, संभावना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आलेख खींचना है हम लोगों को। कहता है जब उत्तल लेंस के फोकस के अंदर किसी वस्तु को रखा जाता है तो वह वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इस उत्तल लेंस को आवर्धन ग्लास या सूक्ष्मदर्शी या सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, या सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोगों को कोई संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि उत्तल लेंस फोकस के अंदर की वस्तु को सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। तो सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है, छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। तो यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी जो है, जो कि उत्तल लेंस लगे होते हैं, इस वजह से इसमें क्या किया जाता है, छोटे का फिगर बड़ा करके दिखा दिया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका किरण आरेख, हाँ साथ में क्वेश्चन है, अभी छूट जाता, साथ में क्वेश्चन है कि एक किरण आरेख खींचिए। चलो किरण आरेख का फ़ोटो हम लोग ऐड किए हुए हैं। ये है किरण आरेख किसका, सरल सूक्ष्मदर्शी का। ये उत्तल लेंस है, हम लोग पढ़े हुए हैं, जो बीच में मोटा और दोनों किनारे पर पतला होते हैं। हम यहाँ मान लीजिए वस्तु रखा हुआ है, फिगर बनाने का नियम है, ये वस्तु के सिरे से अपवर्तित करवाएंगे। अपवर्तित होने से प्रकाश कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। फिर फिगर बनाने के लिए वस्तु के सिरे से प्रकाशी केंद्र से होकर के एक रेखा खींचेंगे, जहाँ पर जाकर दोनों काटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन गौर से देखिएगा, ये एक दूसरे से अपवर्तित होने के बाद समांतर हो रहा, अर्थात आगे चलेगा तो कहीं भी जाकर के मिलने वाला ये नहीं है। ऐसे में तो फिगर बनेगा नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, तो इसको हम लोग पीछे लेकर के जाएंगे, बैक लेकर के क्या जाएंगे, और जहाँ मिल जाएगा वहीं पे बनेगा हम लोगों का इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखिए फिगर में ये वस्तु ए भी था, अपवर्तन के बाद इधर कहीं नहीं मिल सकता था, तो हम लोग बैक में बना। तो फिगर में गौर से देखिएगा, ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। क्या बड़ा साइज दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु से ठीक ठाक बड़ा है। इसीलिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके देखने में। तो चलिए ये भी क्वेश्चन उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे का जो क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों का 2024 में पूछा गया है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखें। तो ध्यान दीजिएगा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहा जाता है। कोई भी लेंस है, चाहे वह उत्तल लेंस हो चाहे वह अवतल लेंस हो, तो उसके पास
कितनी क्षमता है। जैसे अब उत्तल लेंस हम लोग जानते हैं कि अपवर्तित प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करती है, एक बिंदु पर जमा कर देती है। वहीं हम लोग इस अवतल लेंस के बारे में जानते हैं कि आ रही प्रकाश को वह फैला देती है। तो ये जमा करने और फैलाने की क्षमता, यही लेंस की क्षमता कहलाएगी। तो देखिए परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी लेंस द्वारा क्या करा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों की अभिसरण या अपसरण, यानी एक जगह पर जमा करना या फैलाने की क्षमता, उसकी मात्रा जो होगी, कितना मात्रा में फैलाएगी, वही उसकी क्षमता कहलाएगी। आगे देखिए, आगे कह रहा है लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, अतः इसका मात्रक क्या हो गया, डायोप्टर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता ही, मात्रा ही क्या कहलाता है, उसकी क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से सूचित किया करते हैं। अगर डायोप्टर नहीं दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि मीटर इन्वर्स लिखा होगा, मीटर इन्वर्स। तो डायोप्टर अगर नहीं दिया हो तो मीटर इन्वर्स दिया रहेगा, तो हम लोगों का लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर के जगह मीटर इन्वर्स। आई होप सबको ये भी क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इधर क्वेश्चन नहीं है, अब नीचे ही होगा। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए, टिक करते चलते हैं जो क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। ऊपर वाला भी हो गया, ये भी हो गया, चित्र भी, किरण आलेख भी हम लोग समझ चुके हैं। ये तो क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर लिए। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। चलिए ये तो क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, अभी सारी क्यों कहते हैं। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस के 2f पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींच दीजिए। ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में 2 फोकस होते हैं, तो इधर ये इधर f1, ये 2f1 यानी बराबर इससे 2 गुना दूरी पर होता है। ये f2 है और ये हो गया 2f2। अब कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ, क्या कह रहा है, जब बिंब मतलब वस्तु 2f1 पर हो तो उत्तल लेंस प्रतिबिंब लेंस के पीछे 2f2 पर बनाएगी। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और बिंब के साइज के बराबर होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, हम क्या कहें, प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले वस्तु के सिरे से प्रकाश की किरण को ले जाइए और उसको अपवर्तित करवाइए, अपवर्तन करवाइए। अपवर्तन के बाद हम लोग जानते हैं मुख्य फोकस से गुजर जाएगा। फिर दूसरा बात हम लोग क्या कहे थे, दूसरा बात कहे, चलिए नया फेज ले लेते हैं ना, ठेठियो बोला जाता है। ये मान लीजिए f2 है, यहाँ वस्तु रखा था, हम क्या कहें, प्रतिबिंब बनाना सिखा रहे हैं। पहला किरण यहाँ से लेंगे, अपवर्तित कराएंगे तो फोकस से जाएगा। दूसरा किरण को हम लोग क्या करेंगे, वस्तु के सिरे से ही लेंगे और वस्तु के सिरे से ले करके प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे और दोनों एक दूसरे को जहाँ जाकर, अभी ज़बरदस्ती हम काट दिए हैं, स्लाइड छोटा है, जहाँ जाकर काटेगा वहीं पे हम लोग का क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा इस वस्तु का। तो हम लोग इस फिगर में समझते हैं। देखिए ये वस्तु है, यहाँ से एक किरण खींचे, किरण को f2 से गुजारे, फिर उसके सिरे से प्रकाशिक केंद्र से होते हुए गुजारेंगे, तो जहाँ जाकर काटेगा वहीं पे। तो देखिए कहाँ जाकर के काटा, ठीक 2f पर जाकर के, 2f2 पर जाकर के काटा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f2 पर a डैश b डैश के रूप में प्रतिबिंब बना।
प्रतिबिंब का साइज वास्तविक होगा और प्रकृति वास्तविक उल्टा होगा और जो है वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? बराबर। देखिए लिखा हुआ है, लिखने की कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग लिख करके समझ लेते हैं आप लोगों के सुविधा के लिए, नहीं तो कहिएगा सर पढ़ करके भाग जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। इसलिए हम देखिए आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा स्लाइड लगाए हैं कि समझा करके आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया, ये भी क्वेश्चन हम लोगों का क्लियर है। तो चलिए, आप लोग को अगर कहीं से भी कोई चीज़ समझने में दिक्कत होती है तो उसे जो है तुरंत कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उस कमेंट पर अमल किया जाएगा। अभी तो थोड़ा सुविधा की कमी है, कुछ दिन में हम लोग डायरेक्ट आपसे प्रत्यक्ष होंगे जब बड़े स्क्रीन पे, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि कितने मज़ेदार क्लास होते हैं। ये गारंटी लेते हैं कि आप बोर नहीं होइएगा। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक भाई क्या बार आएगा? देख लो, लेंस की क्षमता हम लोग पढ़ लिए हैं। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है, अर्थात लेंस की क्षमता पावर P से सूचित किया जाता है। समझिएगा, लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है और इसके फोकस दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रम यानी 1/f होता है। तो P बराबर क्या हो गया? 1/f। इसका मात्रक देखिएगा तो वही डायोप्टर कहिए, चाहे मीटर इन्वर्स कह दीजिए। मीटर इन्वर्स क्यों कहें? ये फोकस दूरी है भाई, ये फोकस दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर। तो थोड़ा सा समझिएगा, P का मात्रक बराबर 1/f का मात्रक। तो 1/f का मात्रक लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? 1/m अर्थात मीटर। और जब मीटर को ऊपर ले जाइएगा तो किस में बदलेगा? पावर -1 होगा। 8वां में पढ़े होंगे कि नहीं कि 1/x बराबर, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं x, तो होता है x का पावर -1। सब कोई पढ़े होंगे, बस वही किए हैं। तो डायोप्टर रहे चाहे नहीं रहेगा तो उसके जगह मीटर इन्वर्स देगा। तो देखिए क्या कह रहा है, अब हम आप लोगों को पढ़ करके ये सुना देते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, कहता लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा दर्शाई जाती है, यानी P बराबर 1/f। यहाँ P लेंस की क्षमता है और f लेंस की फोकस दूरी है, इसलिए हम लोग मीटर लिए थे। जब f को मीटर में मापा जाएगा तो P का मात्रक डायोप्टर कहा जाता है, अतः लेंस का SI मात्रक डायोप्टर होता है। आई होप ये भी क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो भी ठीक ठाक है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर होगा इसका। कहता एक लेंस की क्षमता +10 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी और लेंस के प्रकार को बतावे। जस्ट जो ऊपर में हम लोग किए हैं उसी के आधार पर दिया गया। हम लोग सूत्र में क्या जानते हैं? P बराबर क्या होता है? 1/f। इसके अनुसार यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोगों को दिया है कि P का मान दिया है, P बराबर +10 डायोप्टर। तो अर्थात हम लोग कह रहा फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 1/f होता है कि नहीं? हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पता है कि P बराबर होता है 1/f। तो बताइए यहाँ से सूत्र f का क्या निकलेगा? 1/p। इसके जगह पर ये चला जाएगा, और इसके जगह पर ये चला आएगा, तो 1/p बस इस पर बैठा दीजिए। f बराबर क्या हो जाएगा? 1/10। अभी हम भाग दे दीजिए, जो भी निकल करके आएगा वही हो जाएगा फोकस दूरी। तो देखिए क्या किया गया है, f बराबर 1/p, तो 1/+10, तो इसको भाग देंगे तो लगभग लगभग क्या एक्यूरेट 0.1 मीटर आएगा। क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक है तो याद करिए, जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। तो यह कैसा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए, सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन वही है, मिस्टेक कर दिया, 2 बार दे दिया वही क्वेश्चन, देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। हमारे जो सहयोगी हैं उनसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है
ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2014 के बाद अभी तक पूछा नहीं है, इसलिए सोचे कि ये हम करवा देते हैं। हाँ, ये हम करवा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना स्पर्श के उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिएगा क्या कह रहा है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के वृत्ताकार प्लेट का पहचान करना है हम लोगों को। तो कहता है दोनों, क्या कह रहा है, दोनों तरह के लेंस और कांच के प्लेट को बारी बारी से हम लोग बिना, क्या कर रहा है, बिना स्पर्श नहीं कर रहा, तो हम लोग हाथ से छू करके बता देंगे आराम से, तो आसानी से बता सकते हैं। बारी बारी से हम लोग, ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से अपने हाथ से पकड़कर किसी वस्तु के छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं और क्या करेंगे, उससे छपे अक्षरों को देखेंगे कि भाई फिगर कैसा बना रहा, आकृति कैसा बना रहा है। यदि पुस्तक के छपे अक्षर वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि उत्तल लेंस हो गया। हम लोग जानते हो कि उत्तल लेंस वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाती है, वहीं अवतल लेंस जो होता है वस्तु से छोटे बनाएगा। तो अगर अक्षर बड़ा हो गया तो इसका मतलब वह कौन सा लेंस होने वाला है, उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। यदि वस्तु के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई देंगे तो कांच होगा, कुछ नहीं। अगर बराबर दिखाई देगा, ना छोटा ना बड़ा, तो वो कांच होगा। यदि पुस्तक में छपे अक्षर वास्तविक आकार से छोटे दिखाई देते हैं तो इसका मतलब वह कौन सा लेंस होने वाला है हम लोगों का, अवतल लेंस होने वाला है। तो यहाँ हम लोगों को एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहेंगे कि दर्पण में, थोड़ा सा दर्पण ध्यान दीजिएगा, दर्पण क्या होता है। दर्पण हम लोग पढ़ चुके हैं। दर्पण में जस्ट इसका अपोजिट होगा, कहेगा कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर दर्पण की बात कहेगी तो होगा अवतल, क्या होगा, अवतल। लेकिन लेंस की बात करती है कि किस लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस। वहीं जस्ट उल्टा, किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन लेंस की चर्चा करें हम लोगों को कि किस लेंस में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो अवतल लेंस में। किस में बनेगा, अवतल लेंस। आई होप सबको समझ में ये भी पॉइंट आ गया होगा। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, देखिए ये हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या इसको छोड़ देते हैं हम, क्या, अवतल लेंस को अपसारी। तो भाई क्यों अपसारी कहा जाता है, क्योंकि वह अवतल लेंस ऐसा होता है और वह वस्तु की किरणों को क्या करता, आ रही प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। इसी वजह से इसको अपसारी क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो वैसे देख लीजिए, काहे छोड़ेंगे। आप लोग कहिएगा सर जी धरफरा रहे हैं, नहीं धरफराएंगे, आप लोग पूरा देखिए। अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर वापस फैल जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसारित कर देती है। इसी वजह से, अर्थात फैला देती है, क्या करती है, फैलाने का काम करती है। इसी कारण से इसे क्या कहा गया, अपसारी लेंस कहा गया। तो ये सभी क्वेश्चन था, बेहतरीन सेशन रहने वाला है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग। उत्तल लेंस का किन्हीं दो उपयोग। तो उत्तल लेंस जब हम लोग तीसरा अध्याय देखेंगे तो दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, आँख में उत्पन्न दोष को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष तो किस, दीर्घ दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसको कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। जस्ट इसका अगर अपोजिट पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष पूछ दे तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, कैसे होता है, ये सभी हम लोग जानेंगे तीसरा अध्याय में, अर्थात एनसीईआरटी के अनुसार दूसरा अध्याय में। तो पहला उपयोग आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किए जाते हैं। वहीं दूसरा, अभी हम लोग पहला क्वेश्चन या दूसरा देखे थे,
सरल सूक्ष्मदर्शी में, क्योंकि यह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इस लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेजी में अब हम लोग थोड़ा कर लेते। अपवर्तनांक को परिभाषा करें और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। क्यों? एक ऑब्जेक्टिव यही डील हो गया कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। स्नेल का नियम वैसे भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक की परिभाषा निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पर हम लोग परिभाषा इसके सूत्र से ही दे सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक बराबर होता है सीधे, ये तो हीरा का है, अपवर्तनांक बराबर होता है कि हवा में प्रकाश का वेग बटे उस माध्यम में प्रकाश का वेग, अर्थात निर्वात में प्रकाश का वेग बटे वायु में प्रकाश का वेग और बट्टा उस माध्यम में प्रकाश के वेग। तो देखिए परिभाषा क्या दिया हुआ है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक की परिभाषा निर्वात में प्रकाश अर्थात Cp और इस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाएगा? अपवर्तनांक। क्या कहा जाएगा? अपवर्तनांक कहा जाएगा। अब हीरा का अपवर्तनांक, इसका मतलब है कि बहुत ही कठोर होते हैं, अर्थात प्रकाशता सघन माध्यम होते हैं हीरा। और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और ये हम लोगों का ये रहा लास्ट क्वेश्चन, आज के दिन का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? 2 वर्ष पूछा गया 12 और 14 में। कांच के आयताकार सिल्ली के बर्तन के किरण को दिखाइए। तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा कांच का आयताकार सिल्ली, यहाँ से आ रही आपतित किरण सतह से टकराएगा। यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब ले लेते हैं। अब चूँकि ये वायु है, सघन माध्यम या विरल माध्यम, विरल से हम लोग का प्रकाश जा रहा है सघन में, जाना चाहिए सीधा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं, अब बर्तन होकर के ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी लंब खींच देते हैं। अब चूँकि ये प्रकाशता इस सघन माध्यम है, ये अंदर में क्या है? सघन माध्यम है। तो सघन से जब विरल में आएगा तो हम लोग देख चुके हैं पहले, सघन से विरल में जाएगा तब विलंब से दूर हटेगा। तो दूर हटेगा तो गौर करिएगा, ये ऐसे, ये एक दूसरे के समांतर हो गए। तो ये दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है, इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरणें के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण, ये जो निकल रहा है किरण, इसको क्या कहेंगे हम लोग? निर्गत किरण। आपतित किरण एवं आपतित सीधा जाना चाहिए, हो गया निर्गत निकला, तो दोनों के बीच जो लंबवत दूरी है वही क्या कहलाएगी? पार्श्विक विस्थापन। तो निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है, इन दोनों किरणों के बीच लांबिक यानी लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। इस तरह हम लोगों का दूसरा अध्याय का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो पूछा गया था या आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा, सारा 2 अंक का प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर सेशन लाता रहें। और एक और भी जानकारी, अगले जो वीडियो हम लोगों का होगा वह अपवर्तन और परावर्तन का ऑब्जेक्टिव होगा। परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकतम क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप, और उसका डिस्कशन जब होगा तो आप लोग हम लोग के चैनल पर जाकर देखिएगा। क्लास 9th का सिर्फ मात्र 10 क्वेश्चन हम करवाए हैं डिस्कशन के साथ। 10 क्वेश्चन 10 है, देखने को मिलेगा 10 क्वेश्चन, लेकिन जब उसका हम पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें गौर से देखिएगा, कम से कम 10 से 50 क्वेश्चन हम बनाए हैं। ज़रा सोचिए, आपका इसी तरह का ऑब्जेक्टिव कल आने वाला है जिसमें मोटा मोटी 30 क्वेश्चन रहेगा। अगर 30 क्वेश्चन है तो समझ जाइए कि हम उसका पोस्टमार्टम चीर फाड़ करके कितना क्वेश्चन बनाएंगे? तो 100+ क्वेश्चन बनाएंगे। तो वह सेशन, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे को लाभ मिल सके। आगामी बोर्ड जो 26 में देने वाले बच्चे हैं उन सभी को बेहतर अगर रिजल्ट लाना है तो हमारी यूट्यूब चैनल शिक्षण वाटिका से जुड़िए, आपको पूरा बेहतर तैयारी करवाया जाएगा
और ऑनलाइन का जो इस बार का हम लोग प्लान बना रहे हैं क्रैश कोर्स का, वो उम्मीद था आप लोगों को पूर्ण रूप से यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा चीज़ होने के लिए जा रहा है कि आप लोगों कल्पना नहीं किए होंगे। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।